सचिवालय पहुंचे सीएम धाम में चारधाम व्यवस्थाओं की कर रहे समीक्षा। ग्रीष्मकालीन को लेकर पेयजल और विद्युत आपूर्ति की भी करेंगे बैठक। सीएम धामी की सख्ती के बाद गंगोत्री यमुनोत्री में हालात में सुधार। बिना पंजीकरण आ रहे यात्रियों को जगह जगह रोकने से कम हुई भीड़। यात्रा को लेकर तैनात अधिकारियों को भी किया जा रहा निर्देशित। देहरादून में मसूरी रोड पर सोमवार तड़के हुआ दर्दनाक हादसा। खाई में कार गिरने से युवक युवती की मौत, 3 लोग घायल। चारधाम के बाद अब हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मोबाइल पर लगेगा बैन। ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने की घोषणा। मंदिर में रील बनाने पर लगेगा प्रतिबंध। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रदेश में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें पिछले कई सालों की तुलना में अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा में पहुंचे कई श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश में ठहरे हुए हैं। बता दें कि यात्रा के शुरुआती दिनों में ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच गए, जिससे व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन प्रशासन के मोर्चा संभालने के बाद स्थिति नियंत्रण में है। आपको बता दें कि यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। वहीं प्रशासन यात्रियों के लिए साफ पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था कर रहा है। हमने अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं। वो ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ विकासनगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हों और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों, यही प्रयास किया जा रहा है। रास्तों में कहीं पर जो गंदगी है वो भी ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारे होल्डिंग वाले स्थान हैं उन स्थानों पर ज़्यादा समय तक रुकने के बाद काफ़ी जो सामान है वो भी इकट्ठा हो जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए आज हम एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों से ये समाचार आया है कि बीच में बिजली बीच में कट जा रही है, तो बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। प्रदेश में चारधाम समेत कांवड़ और पूर्णागिरि यात्रा जैसी धार्मिक यात्राओं को सुव्यवस्थित सुगम बनाने को लेकर सरकार एक प्राधिकरण गठित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। जहां बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की है, वहीं प्राधिकरण को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने इसे लेकर कहा कि प्राधिकरण को लेकर जब कोई परिकल्पना खाका सामने आएगा तभी उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन सरकार को यह भी बताना होगा कि वर्तमान में जो बीकेटीसी टूरिज्म विभाग कार्य कर रहा है वह किन कारणों के चलते अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बनाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, अखबारों में छपी है, मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी परिकल्पना क्या है, उसका पूरा खाका क्या है। जब चारधाम प्राधिकरण का कोई स्वरूप जो है विपक्ष के सामने आएगा तब हम उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश में भारी भरकम पर्यटन विभाग है, बीकेटीसी है, जो चारधाम यात्रा को जो है नियंत्रित करती है। आखिर ये जो है श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं पे खरा क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? ये जो है अपने उद्देश्यों को जो है क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही तो चारधाम प्राधिकरण बनेगा, अगर सरकार उसको भी बनाती है, और वो तो जब बनेगा तब उस पर बात होगी। लेकिन अभी अगर सरकार चौतरफा फेल है चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने में, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बीकेटीसी की जिम्मेदारी नहीं है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके लिए देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वहीं यात्रियों की आस्था और श्रद्धा देखते हुए प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने ऑफलाइन पास जारी किए। आपको बता दें कि हरिद्वार की गई धर्मशालाओं में 2-3 दिन से रुके श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पास जारी किए हैं। सीएम धामी ने जनता से अपील की है कि बिना पंजीकरण की यात्रा पर जाने की कोशिश न करें। सीएम धामी ने आगे कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम विभाग की पूर्वानुमान जानकारी जरूर ले लें। और हमको बहुत संतुष्टि मिली है। आज ऑफलाइन पंजीयन हो गया है और प्रशासन ने बहुत मदद करी है हमारे उसमें, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम एमपी से हैं। एमपी शाजापुर 2 तारीख से यहीं पर रुके हुए थे और हमको बहुत संतुष्टि मिली है। आज ऑफलाइन पंजीयन हो गया है और प्रशासन ने बहुत मदद करी है हमारे उसमें, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम एमपी से हैं। एमपी शाजापुर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है, जिसके लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और ये सरकार की व्यवस्थाओं का ही परिणाम है। पूरी व्यवस्था उसी आधार पर हुई है, व्यवस्था का ही परिणाम है। लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं। ये ठीक है कि कई बार अपेक्षा से ज़्यादा जब लोग आते हैं तो उनकी व्यवस्था बनाने में समय लगता है। और अब क्योंकि यात्रा लगभग अब 15 दिन का आसपास का समय हो चुका है और आप देखेंगे क्योंकि 6 महीने की यात्रा है, अभी 8-10 दिन के अंदर और व्यवस्था हो जाएगा, तो कहीं पर भी किसी प्रकार का गतिरोध यात्रा के अंदर दिखाई नहीं देगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बदलाव की बात कह रही है। कांग्रेस के युवा नेता और काशीपुर मेयर सीट के दमदार दावेदार अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि इस बार अपनी काशीपुर की खोई हुई सीट को वापस हर हाल में ले लेंगे और जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। एक कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है। यूपी तक की राजनीति काशीपुर से ही चालू हुई थी। एक टाइम ऐसा था जो काशीपुर विकास का नाम जाना जाता था, विकास का कार्य काशीपुर से होता था, और वही काशीपुर आज डूबते हुए हमें दिख रहा है। आज 3 टर्म हो गए, पर वो काशीपुर का जो का तो बना हुआ है। विकास कार्य की बात करें तो आप खुद रोड पे जाके देख लीजिए, विकास आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब बदलाव का समय आ गया है और जनता बहुत अच्छी तरह ये चीज़ समझ गई है कि इस बार अगर बदलाव नहीं दिया तो जो हालात जो हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी लगाई गई है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है। यात्रा के मुख्य मार्गों और बेस कैंपों पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए हैं, जहां पर यात्रियों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर समेत अन्य सामान्य स्वास्थ्य जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,10,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। साथ ही बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम में 465 मेडिकल अधिकारियों की तैनाती की गई और इसके अलावा 80 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। हमारे चारधाम यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाइयाँ हैं, जिसमें हमारे ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 1,10,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जांच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से
श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं जहां 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी लगाई गई है और ऐसे में जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है। यात्रा के मुख्य मार्गों और बेस कैंपों पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए हैं जहां पर यात्रियों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर समेत अन्य सामान्य जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,10,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य मार्च महीने तक रखा गया था, लेकिन अब इस लक्ष्य को 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों का विस्तारीकरण मिलने की वजह से उन्हें पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय मिल गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं और लगभग 90 काम पूरे होने बाकी है। मिशन के कार्यों को पहले मार्च 2024 तक पूरा करना था, लेकिन अब चूंकि इन कार्यों को विस्तारीकरण मिल गया है तो अभी हमारे पास 1 वर्ष का समय और है इसको समाप्त करने का। हालांकि हमारे अधिकांश कार्य पूर्ण हो गए हैं और केवल 90 के आसपास कार्य जो है हमारे अवशेष बचे हैं। और अगर हम बात करें FHTCs की तो हमारे केवल 26 FHTCs ऐसे बचे हैं जिसे कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कहते हैं। केवल 26 ही अवशेष हैं जिसको कि हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो हमारे कार्य जल जीवन मिशन के लगभग समापन की ओर हैं और हम इस वित्तीय वर्ष में उसको पूरा करने की स्थिति में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के मंदिरों में भी वीडियोग्राफी और रील बनाने पर प्रतिबंध लगेगा। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया है और बहुत जल्द मनसा देवी मंदिर में भी इसे लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग मंदिरों में रील बनाने के भाव से जा रहे हैं, जो गलत है। बहुत जल्द इसे मनसा देवी मंदिर में भी लागू करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने इसे सनातन धर्म के लिए एक अच्छा कदम बताया है। आपने देखा होगा जब हम मनसा देवी में जाते, चंडी देवी में जाते, किसी मंदिर में जाते, गंगा जी में जाते, वहाँ हम वो भावना लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ समर्पण लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ श्रद्धा लेके नहीं जाते हैं। हमारा विश्वास नहीं होता, हमारा यही विश्वास रहता है सोशल मीडिया पे कैसे हम एक बार आ जाएं, इसके लिए हम रील बनाते हैं और इस पर बैन लगना बहुत जरूरी। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शिखर फाल के पास एक वाहन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि वाहन में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक पुरुष और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलती है SDRF और राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भगवान विश्वनाथ जगदीशिला टोली 25वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। टोली देहरादून के शहीद स्मारक पहुंचे, जहां राज्य आंदोलनकारी ने टोली यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद देहरादून के नगर निगम टाउन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने टोली का स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। टोली लेकर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि विश्वनाथ जगदीशिला टोली यात्रा पिछले 24 वर्षों से निकाली जा रही है। यह यात्रा 16 मई से शुरू हो गई है और 31 दिवसीय यात्रा सभी 13 जिलों में पहुंचकर गुरु वशिष्ठ और स्वामी रामतीर्थ की तपस्या स्थली पर जाकर समाप्त होगी। जगदीशिला डोली इस बार 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति की रक्षा हो और उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 1000 धाम यहाँ पे स्थापित हों, 1000 संस्कृत के विद्यालय खुलें, 1000 ध्यान केंद्र बने और जो हमारे उत्तराखंड की जो धरती बंजर हो गई है उसको आबाद करने का, और जो वो बिक रही है, जो भूमाफिया यहाँ पर जमीन को खरीदने का काम कर रहे हैं, उसको न बेचने का संकल्प। ये डोली यात्रा सिर्फ डोली यात्रा नहीं है, ये सनातन धर्म की भाग बन करके सनातन परंपरा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख है कि हमारे यहाँ क्या परंपरा है। जागृत देवता किस हिसाब से अपनी परंपराओं का आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय को लेकर के जो मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने प्रारंभ किया है समाज में, जगत में, विश्व में, वह सब
इसीलिए सुखमय बने, शांतिमय बने, प्रियमय बने और यात्रा सफल हो और ये यात्रा, ये डोली सबके ऊपर अपना आशीष बना के रखें। हरिद्वार के जमालपुर कला की संगम विहार कॉलोनी में कई दिनों से टूटी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने खुशी जताई और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी का आभार व्यक्त किया। साथ ही क्षेत्र की अन्य खराब सड़कों के बारे में भी अवगत कराया। आपको बता दें कि जमालपुर कला संगम विहार कॉलोनी में पानी की लाइन डालने के बाद सड़क पर गड्ढे होने के कारण जल भराव हो रहा था, जिससे स्थानीय लोग कई दिनों से परेशान थे। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने सुनवाई कर समस्या का समाधान किया। बहुत परेशान थे यहाँ पे, जैसे ही गाड़ी गुड़ी भी आती तो कीचड़ अंदर ही आता था, इतना गड्ढे गुड्ढे थे। जब से रोड बनी है तब से काफी सुविधा मिली है हमें, सफाई भी कर रहे तो अच्छा लग रहा है हमें, पानी यहाँ सफाई उफाई करने में बहुत अच्छा लगा भैया जब से रोड बनी है। मतलब हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट डॉक्टर कल्पना सैनी जी से की थी कि यहाँ बहुत लोगों को परेशानी हो रही है इस सड़क को बनाने के लिए। उन्होंने तुरंत इसके लिए हमारी बात मानी और उसके लिए सैंक्शन किया और उन्होंने जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी इस सड़क को बनवा दिया। और सभी लोगों को यहाँ बता रहे हैं लोग कि सभी यहाँ तो बहुत गहरा पानी भरा रहता था और इस तरह से कि लोगों को परेशानी होती थी, उसकी वजह से और जल्दी बना दी गई है, काफ़ी फायदा मिल रहा है हम। नमामि गंगे अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में 15 सहायक नदियां भी शामिल की गई हैं। करीब 62 स्थानों पर सफाई अभियान चलाकर गंगा सहित अन्य सभी सहायक नदियों को स्वच्छ किया जा रहा है और इस अभियान में सरकार के साथ ही स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। इस स्वच्छता में बड़ी बात ये रही कि सभी गंगा प्रहरियों द्वारा इस दौरान करीब 500 से ज्यादा कांच की बोतल और 280 से ज्यादा प्लास्टिक की बोतल एकत्रित की गई। क्षेत्र के गंगा प्रहरी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े युवा विवेक पवार बताते हैं कि हिमालय के जंगलों और नदियों और उनकी सहायक जलधाराओं, प्राकृतिक स्रोतों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की ये एक जागरूक पहल है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिए गए, जिससे लोगों में काफी चिंता बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलने वाला है। एनजीटी ने नदी नाले के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के साफ निर्देश नगर निगम को दे दिए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद वर्ष 2016 के बाद किए गए कब्जों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से रिसपना नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया है। मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियमानुसार वर्ष 2016 के बाद के निर्माण अवैध माने गए हैं, जिनके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उनमें प्रतिवेदन दिया जा रहा है, जिसमें कुछ साक्ष्य भी दिए गए हैं। हमने जो अतिक्रमण चिन्हित किए थे वह 11 मार्च 2016 के बाद के किए गए हैं। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वह 30 जून तक की है। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने उसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत भी तेज हो चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सरकार मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की हितैषी है। अध्यादेश लाकर उन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी और आगे भी सरकार उनका फेवर करेगी, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कि माननीय कोर्ट के निर्देशों अनुसार जो है जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो हटाए जा रहे हैं और ये माननीय कोर्ट के सम्मान में ही हो रहा है। दूसरी बात ये है कि किसने बस्तियां बसाई हैं, किसने नहीं बसाई हैं। अगर उन्होंने बसाई नहीं है तो उनको दर्द क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, हम देखिए हमेशा ही मलिन बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों के हितैषी हैं। हमने पहले भी अध्यादेश लाकर जो है उनको उनके रहने का वो किया था और आगे भी हम उनकी फेवर में हैं। लेकिन जहाँ पे जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हुआ है, देखिए वो कोर्ट के निर्देशानुसार उनको हटाया जा रहा है।
इस मामले में कांग्रेस ने भी भाजपा पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बेहद ही ओछा व्यवहार सरकार मलिन बस्ती के लोगों के साथ कर रही है। गरीब के पेट में लात मारने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों को बेघर करने का काम सरकार कर रही है। यह वह बस्तियां है जो 2016 के बाद बनी है। उनको बचाने का काम सरकार ने किया है। नगर निगम भी सरकार की है और 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है। अगर मलिन बस्तियां वास्तव में अवैध बनी है तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन नेता जिम्मेदार है? सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। गरीबों के सर से छत उजाड़ने और ओछा व्यवहार सरकार गरीबों के साथ कर रही है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है सरकार का। गरीब की पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं, गरीब को बेघर करने का काम सरकार कर रही है। ये 2016 के बाद जो बस्तियां बनी हैं उसको बचाने का काम तो सरकार ने किया है। नगर निगम किसका है? सरकार का है। सरकार 2017 से भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मलिन बस्तियां अवैध बनी हैं तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन राजनेता जिम्मेदार है? सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक और जहां सरकार के सामने निकाय चुनाव कराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सवाल ये है कि क्या निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आखिर कब तक इन बस्तियों को पहले बसाया जाएगा, फिर इन्हें उजाड़कर बेघर किया जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार समय पर निकाय चुनाव कराएगी? देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सरगर्मियां अभी से तेज हो चली है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर हावी है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपना तर्क देकर इन तमाम सवालों से मुंह फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को तय समय पर चुनाव कराए जाने के सख्त निर्देश दिए और ऐसे में ये निकाय चुनाव किस ओर मोड़ लेता है, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 जून तक आचार संहिता लागू है, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आचार संहिता के तहत कोई निर्णय सरकार नहीं ले सकती है और अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। चुनाव की स्थिति आने पर हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे इस पर जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीजें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। निकाय चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आचार संहिता का खत्म होने का इंतजार कर रही है और उसके अनुरूप फैसले लेने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि नगर निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टाल रही है। संविधान में स्पष्ट है कि चुने हुए व्यक्ति को ही चार्ज हैंडओवर और टेकओवर होना चाहिए, लेकिन सरकार संविधान के विपरीत चल रही है। अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि नगर निकाय चुनाव कब होंगे। देखिए, नगर निकाय के चुनाव जो है समय पर होने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टालती जा रही है। देश के संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें सुस्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए व्यक्ति को ही जो है चार्ज हैंडओवर और टेक ओवर किया जाएगा, लेकिन संविधान के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है और अभी भी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है कि कब जो है नगर निकाय के चुनाव होंगे। तो सरकार चुनाव को जो है टालने का काम कर रही है। न्यायालय लगातार जो सरकार को निर्देश देने का काम कर रहा है कि
आप तत्काल प्रभाव से जो है चुनाव कराने का काम करें, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सियासत गरमा चुकी है, जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के लिए गुणा भाग करना शुरू कर दिया है और विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। तो वहीं अभी निकाय चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।